अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, आज सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि मौसम जो है डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारी पर्सनालिटी पे, हमारे मूड्स के ऊपर, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर। और अगर मैं आपको थोड़ी सी मजीद डिटेल्स बताऊं तो मौसम जो है वो खुशगवार तो है, मगर साथ साथ जो है सर्दी जो है वो बढ़ रही है। सर्दी बढ़ने के साथ साथ जो है खुश्क सर्दी जो है उससे लगता है ऐसे ठंड बहुत ज़्यादा है। कभी फील होता है कि घर में एंटर हो तो थोड़ी सी गर्मी लगती है, बाहर जो है मौसम सर्द लगता है। तो अगर हम अपडेट्स के ऊपर बात करें तो मुल्क के बेशतर हिस्सों में जो मौसम है वो खुशगवार रहेगा, मगर उसके साथ साथ खुश्क भी रहने के इम्कानात हैं। अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की तो पहाड़ी इलाकों में भी मौसम खुश्क रहेगा और बारिश का इम्कान अभी दूर दूर तक नहीं है। तो व्यूअर्स, अगर हम मजीद थोड़ी सी बात करें लाहौर के ऊपर, तो लाहौर जो है वाकई पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा जो है शदीद मौसम की लपेट में है। और यहाँ फॉग भी है, स्मॉग भी है, और एक लफ्ज़ जिसमें मसला नहीं है बल्कि खुद इंसान के हाथों पैदा करता है एक मुस्तकिल माहौलियाती बहरान का जो शिकार हो चुका हुआ है। हमें ये नहीं पता लगता कि ये फॉग है या ये स्मॉग है, और गहरे बादल जो हैं सुबह सुबह उठो तो छाए होते हैं, और उसके साथ साथ खांसी भी हो रही है, आंखों में जलन भी हो रही है, सांस लेने में दुश्वारी भी हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो बुज़ुर्गों को पड़ रहा है, बच्चों को पड़ रहा है। तो हमें उनको कैसे सेहतमंद बनाना है, उनकी देखभाल कैसे करनी है और स्मॉग से कैसे बचना है, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि डिटेल अपने व्यूअर्स को बताएं कि स्मॉग जो है एक बहुत बड़ी टर्म जो है पिछले कई सालों में आई हुई है, मगर इस टर्म के साथ साथ न्यू नॉर्मल के साथ जीना कैसे, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस पूरी दुनिया में हो रहे हैं। पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। आपने देखा कि प्री मानसून जिस तरह बारिशें हुई हैं, अब स्मॉग जो है शिद्दत इख्तियार कर गया है। ऑल्दो गवर्नमेंट ने जो है नेसेसरी एक्शंस भी लिए हैं, एंटी स्मॉग गन्स भी लगाई हैं, इसके साथ साथ टाइम्स के अंदर भी जो है लिमिट दी हुई है। बच्चों के स्कूल्स के ऊपर भी इन्होंने टाइम लिमिट जो है उसको भी पाबंद किया गया है। मगर साथ साथ हमारी ज़िंदगियाँ जो है मुतासर हो रही हैं। हमें इस ज़िंदगी के साथ कैसे स्मॉग से निपटना है, तो आज हम डिटेल बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हबीबुल हक रंधावा साहब ने, जो कि माहिर माहौलियात भी हैं और आपने इनको डिफरेंट शोज़ पे भी देखा है। डिटेल बताएंगे कि हमने इस न्यू नॉर्मल के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो मैं सबसे पहले रंधावा साहब को वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? जी मैं ठीक हूँ। आप सर, हम बात कर रहे थे मौसम की। मौसम जो है वैसे तो हमें लगता है जब सर्दी आती है तो ऑटोमेटिकली लगता है ओ सर्दी आ गई, मगर सर्दी जब आ रही है इसके साथ साथ उसके लवाजमात हैं, फॉग, स्मॉग, तो हम इसकी लपेट में हैं। हमें ये नहीं समझ आ रही होती कि जो फॉग थी जो हमारे बचपन में होती थी, हम बड़ी खुशगवार तरीके से निकलते थे और हम बीमार नहीं होते थे। मगर अब जो है उठो सुबह तो खांसी हो रही है, गले में इचिंग हो रही है, आंखें जल रही हैं और एक अजीब सा एटमोसफेयर क्रिएट हुआ है। हम कैसे इसको कर्व कर सकते हैं कि इस न्यू नॉर्मल के साथ हमने जिंदा रहना है? जी मैम, आपने बड़ा शहर हासिल किस्म का एक सवाल कर दिया मुझे, बहुत तवील है। और आपकी इब्तदाइया में जो आपने ये तारफ़ में आपने कहा कि ये इंसानों की पैदा करदा ये मौसमियात हैं, आपकी बात बहुत वैलिड है, ये दुरुस्त है। और पहले वाकई सर्दियों का बहुत एहतशाम के साथ हम इस्तकबाल करते थे कि जी हम मीठी मीठी चीज़ें खाएंगे और भुने हुए गोश्त खाएंगे, चाय पिएंगे, काफ़ी पिएंगे। लेकिन अब उतना ही ये खौफनाक इस्तकबाल शुरू हो गया है। और मैं वाज़े करूं कि ये अगरचे क्लाइमेट चेंज का ही हिस्सा है एक, और क्लाइमेट चेंज भी इनडायरेक्टली इंसानों की पैदा करता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि लाहौर की जो स्मॉग है पिछले 8-10 साल से ये मुतारफ़ हुई है, वो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये इनकी लोकल वजूहात की वजह से, और ये हमारी इंडस्ट्री, इंसानों और जो हमारे व्हीकल्स हैं उनकी आदत की वजह से पैदा हुई है। इनमें से जो एमिशन निकलता है बुनियादी तौर पर देखें, जैसा कि इन्होंने बयान किया है कि भाई 60 से 70% हमारे जो व्हीकुलर एमिशंस है उसकी कंट्रीब्यूशन है इस स्मॉग में। इसमें इतना ही डोमिनेट, इतनी कंट्रीब्यूशन है इसकी। लेकिन ये किलन वगैरह जो चल रहे हैं और हमारी फैक्ट्रीज़ के अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इसकी भी एक ख़ास किस्म की कंट्रीब्यूशन मौजूद है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि
हमारा फ्यूल जो है, इसमें बुनियादी अंसर जो खराबी का है वो हमारा फ्यूल है, नाकिस फ्यूल। कि हम व्हीकल्स के अंदर जो तेल इस्तेमाल करते हैं, हम फैक्ट्रीज के अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, अपने स्टीमर्स को और अपने बॉयलर्स को गर्म करने के लिए फ्यूल जो इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर पर हमारे पड़ोस में जो पावर प्लांट्स हैं, जी बिल्कुल, उनमें जो कोयला इस्तेमाल किया जाता है, ये सारा कुछ मिलकर जो है उसी का ईंधन का किया धरा है। देखिए, हम अक्सर औकात हमारे सारे गवर्नमेंट इक़दाम कर रही है जी कि इस स्मॉग पर कैसे काबू पाना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्मॉग पर काबू पाने के लिए बुनियादी अहमियत यह है कि आप स्मॉग की पैदावार से पहले ही उस पर एहतियाती तदाबीर करें। अच्छा। और जैसा कि आपको मालूम है कि स्मॉग के जो कंपोनेंट्स हैं वो 3 किस्म के हैं। एक मॉइस्चर होता है, एक एयर एमिशंस होती हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स भी होता है, और इसमें तकरीबन 20-25 किस्म के गैशियस एमिशंस होती हैं। और फिर एक टेम्परेचर होता है। बिल्कुल। कि टेम्परेचर अगर आपका, या हवा होती है आप कह लें, इनवेरिएबली तो ये सारा स्मोक सारा साल बनता रहता है, क्योंकि है सारा साल ही हमारे भट्टे चलते रहते हैं, सारा साल ही हम लंबी लंबी ड्राइव पे लाहौर पे निकल जाते हैं या बड़े शहरों में करते हैं। बिल्कुल। और सारा साल ही हमारी फैक्ट्री चलती रहती हैं, और जो बुरी आदत है इन फैक्ट्रीज को फ्यूल बुरा इस्तेमाल करने की, वो भी सारा साल रहती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 3 माह जो हैं, इसी में ये जो मुसीबत है क्यों लाहौर और बड़े शहरों में आ जाती है। That's very important to know। जी, बिल्कुल। उसकी मैं वजह यह है कि बाकी सारा साल तो हवा के दोष पे ये सारी जो हवाएं कसाते हैं, ये उस पर समेट के इधर उधर बखेर देते हैं और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन ये जो 3 माह होते हैं, इसमें लाहौर में जो कंक्रीट जंगल है या बड़े शहरों में जो कंक्रीट जंगल है, इसकी वजह से टेम्परेचर हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है सराउंडिंग से। और आपको पता है थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए, अगरचे इंसानों को बेशक ना फील हो, लेकिन आपके पड़ोस से जो आपकी पड़ोस की एनवायरनमेंट है, कंट्री साइड, उससे टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए तो वहां की स्मोक भी अंदर आ जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वहां की स्मोक भी अंदर आ जाती है। और हिंदुस्तान से या मशरकी पंजाब से भी ट्रैवल करके यहाँ आ जाती है। अच्छा, रंधावा साहब बात बिल्कुल ठीक है, आपने बड़े डिटेल बताया है कि स्मोक कैसे पैदा होती है, क्यों पैदा होती है, और ख़ास तौर पर ये 3 महीने जो हैं इसमें क्या असरात होते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, आपको पता है कि मेन जगहों पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी तजावज़ कर गया है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को ये जो इदारों ने, गवर्नमेंट ने जो एंटी स्मोक गन्स लगाई हैं, ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है बेटर एयर क्वालिटी के लिए? देखें मैडम, बात यह है कि गवर्नमेंट के इख्तियार में दोनों चीज़ें हैं कि पेट्रोल पंप्स का ऑयल कंट्रोल करना, वो मैं समझता हूँ कि वो कमा हक हो जिसको कहते हैं कि इफेक्टिवली वो कंट्रोल नहीं हो रहा। इसी तरह भट्टों का फ्यूल है वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा। इसी तरह फैक्ट्रीज का फ्यूल है वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है जी, ये तो है रीजंस, काजेस। आप फैक्ट्रीज का इंस्पेक्शन करवा लें किसी से, वहाँ उनके गैस कनेक्शन है लेकिन वहाँ बिल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कोई गैस नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जितनी गंद बला है, पुराना प्लास्टिक है, पुराने कपड़े हैं, पुराने तुक्के हैं, और ये पार्टिकुलेट दूसरी चीज़ें हैं, वो सारी उसमें जला रहे हैं। तो ज़ाहिर है वो जलती है, उसमें आग निकलती है, बाकी सारी चीज़ें वो स्टैक के जरिए बाहर आ जाती है। इसी तरह भट्टे हैं वो भी गंदा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा कोयला नहीं इस्तेमाल कर रहे, ऑयल गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जी हमने जिगजैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली। भाई जिगजैग टेक्नोलॉजी तो ये है कि धुएं का एक फासला बढ़ जाता है। फासला बढ़ने से उसके जो ठोस और सॉलिड पार्टिकल वो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन दूसरे जो पार्टिकुलर मैटर है PM 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्सिनो जैसे गैसेस, वो तो बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह मैडम जी, ये तो इफेक्टिव ये तरीकेकार है। बाकी जहां तक स्मोक गन की बात की है, ये तो ऐसे आप कह लें कि एक सतही किस्म के इकदाम है और वक्ती जिसके असरात हैं। अच्छा, मसलन
एक स्मोक गन क्या काम करती है, वो जी 4 या 14 या 15 किलोमीटर फर्ज करें, अगर वो 1 किलोमीटर के हिसाब से चलती है तो हमारे 15 गन है, 20 गन है लाहौर में। वो अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 600 किलोमीटर 8 घंटे में ट्रैवल करती है, लेकिन 1.5 या 2 घंटे बाद स्मोक फिर नीचे आ जाती है। जो ऊपर स्मोक होती है उससे मशीन के, जो दाएं तरफ होती है, जो बाएं तरफ होती है, और उसकी वजह से जो नीचे बैठता है पानी की वजह से पानी फिर एवापोरेट हो जाता है, वो फिर उसमें स्मोक भी शामिल होता है। एंटी स्मोक गन्स जो है वो हल नहीं है, वो हल नहीं, इफेक्टिव इसलिए हल नहीं है कि वो 20 गन्स या 100 गन्स वो तो ज्यादा से ज्यादा फासला करेंगी 600-700 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। आपको पता है लाहौर की जो स्ट्रीट्स हैं, रोड्स हैं, उनको नेटवर्क को सीधा करें तकरीबन 13,000 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है, और उनके अंदर आबादियां भी हैं। देखिए वक्ती तौर पर 1.5 घंटे के लिए आप 450 या 400 किलोमीटर रोड्स को अगर वो चलें, मैंने वैसे चलती बहुत कम देखी है अब तक, अगर वो चलें तो 450 किलोमीटर को वो 2 घंटे के लिए एड्रेस करती हैं। आप मुझे बताएं 13,000 किलोमीटर रोड्स और स्ट्रीट्स जो लाहौर में हैं उनको एड्रेस करने के लिए फिर 24 घंटे के लिए वो क्या तरीक़ेकार है? तरीक़ेकार वही है कि आप व्हीकल्स का, पेट्रोल पंप्स को कंट्रोल करें, या आप ये करें कि शहर के अंदर जो आपने सारी एक्टिविटीज समेट कर शहर के अंदर शुरू कर दी है, मसलन सारी कोर्ट्स शहर के एक सेंटर में मखसूस में, सारे दफातर सेक्रेटरीट में, और वहाँ रीबिल्ड भी किए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी हो रही और है, वर्टिकल भी बिल्ड किए जा रहे हैं। अब देखें उसका नुकसान क्या है। नुकसान यह है कि हम सारे लोग पेरिफेरी में रहते हैं, अक्सरियत 2.25 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी लाहौर के पेरिफेरी में रहती है, सेंटर में तो कमर्शियल सेंटर बन गए, ठीक है जी, आबादियों ने बाहर इनखला कर लिया। वो वहां से अपने काम के लिए आते हैं, शालमी के लिए आते हैं, मार्केट्स भी उसके अंदर है, कोर्ट्स भी इसके अंदर है, दफातर भी, वो इतना डिस्टेंस तय करके आते हैं, फिर वापस जाते हैं, टू एंड फ्रो उनकी ड्राइव में, मोटरसाइकिल में, राइड में, और फिर उसकी रनिंग में, व्हीकल्स में। आप देखिए कितना फ्यूल खर्च होता है। आप ये नहीं क्यों मैनेजमेंट क्यों नहीं कर लेते, सरकारी हुक्काम बाला ये क्यों नहीं कर लेते कि जितने दफातर हैं, जितनी कोर्ट्स हैं, जितने कमर्शियल एरियाज हैं, वो हिस्से के मुताबिक आबादियों में आप रिंग रोड के बाहर ले जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दें या बाहर ले, जैसे आपने देखा सुंदरदास इंडस्ट्रियल स्टेट बाहर ले गए, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट बाहर थी, इसके अलावा शहर से बाहर है। देखिए फैसला साज जो कि सरकारी दफातर में बैठे हैं, ठीक है जी, मेन सेक्रेटरीट में बैठे हैं, वो वहां अब भी नए दफातर की बिल्डिंग्स बन रही है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं। और मैं तकरीबन 6 साल से रो रहा हूँ कि आप इसको तकसीम करें, ताकि जब देखें पोल्यूशन तकसीम होगी, आप भी अपने घरों में एक्सपीरियंस होगा कि 2-3 किचन हो या उनका आउटलेट 2-3 हो तो इतनी फैलती पोल्यूशन, धुआं इतना ही फैलता। आप सारे 4 घरों के ये जो फैमिलीज रहती हैं उनको एक किचन में साइमल्टेनियसली आप हर चीज शुरू कर दें तो इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गई। अच्छा रंधावा साहब ये बताइएगा कि पर्सनल बेसिस पे एज एन इंडिविजुअल क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा दरख्त लगाएं, आप ना काटें दरख्त, आपकी ग्रीनरी होनी चाहिए, एब्जॉर्ब हो जाएंगी चीज़ें। तो बीइंग एन इंडिविजुअल आप ये एडवाइस तो कर सकते हैं ना, चलो इदारे जो कर रहे हैं वो देखा जाएगा, मगर बीइंग एन इंडिविजुअल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए बीइंग एन इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूट करते हैं माशरे के अंदर भी उसके साथ, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि हम दरख्त लगाने चाहिए, लेकिन दरख्त भी हर बात का हल नहीं है। देखिए दरख्त तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं जी। इस गैसियस एमिशंस के अंदर जो 20 किस्म की दूसरी गैसें हैं और पर्टिकुलेट मैटर हैं, क्या ज़र्रात को वो एब्जॉर्ब करते हैं? नहीं। दरख्त का ये फ़ायदा है कि वो सिर्फ जब 15-20 दिन गुजर जाए टेम्परेचर को बारिश का बायस बन सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, ये अच्छी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन यही हल नहीं है। और दरख्त भी हम ऐसे लगा रहे हैं लाहौर में, बदकिस्मती ये है कि जो देखें ना, जो एवरग्रीन ट्रीज हैं, आप जरा तसव्वुर करें अगर हमारे पास अपने मुकामी दरख्त होते, इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उसने पतझड़ कर देनी थी। और दरख्तों की जो वेपर ट्रांसपिरेशन होती है, जो स्मोग बनाती है, इसमें भी बुखारा निकलते हैं ना, बारिश का बाइस बनती है, इसमें बुखारा निकलते हैं ना, वो हमारी स्मोग बनाते हैं। कोई बंदा आके मुझसे डिस्कशन कर ले लाहौर का या बाहर का, मेरा नाकिस तजर्बा ये है कि दरख्त भी बायस हैं स्मोग की कमोलेशन में। अच्छा। और वो दरख्त हैं जो जनाब बदकिस्मती से हम लगा रहे हैं मुसलसल और कहते हैं जी एवरग्रीन है। भाई एवरग्रीन दरख्तों का यहाँ क्या फायदा? दरख्त ऐसे लगाए हैं जो मुकामी हो, जो अक्टूबर नवंबर 10 में पतझड़ कर दे, पत्ते ना हो तो स्मोग ना बने।
और फिर जो ऐसे दरख्त होते हैं, यहाँ फल होते हैं, छोटे मोटे फल होते हैं, या फिर देखें परिंदे आते हैं, दरख्तों में ना कोई परिंदा आता है, ना कीड़ा आता है, ना मकौड़ा आता है, उल्टा इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल डेवलप नहीं होता। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हबीबुल हक रंधावा, माहिर माहौलियात, जिन्होंने डिटेल डिस्कशन की है लाहौर की फॉग के ऊपर। लाहौर की फॉग जो है कितना बड़ा संगीन मसला बन गई है बच्चों के लिए, उसके बाद बुजुर्गों के लिए, और फॉग ने आगे जो स्मॉग बना ली है उसने भी जो कहते हैं ना कि ज़्यादा ये पैनिक क्रिएट कर लिया। पैनिक सिर्फ ये क्रिएट नहीं कि मौसम ख़राब है, पैनिक क्रिएट है कि सब लोग बीमार हो रहे हैं। बीमारियों के साथ साथ हम जो ज़रात इनहेल कर रहे हैं वो भी बहुत इंसानी जिस्म के लिए, इंसानी इंडिविजुअल के लिए बहुत ही तबाहकुन है। हमें कैसे बचना है हमने आपको बताया। छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर करें, दरख्त लगाएं, ऐसे दरख्त जो कि वाकई जो हैं माहौलियाती एक दोस्त हों, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, ताकि हम लोग स्मॉग से बच सकें। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करेंगे सेहत की, बल्कि दांतों की सेहत की। दांतों की सेहत भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम लोग अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर काम करते हैं, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम करते हैं, अपनी खूबसूरती के ऊपर काम करते हैं, स्किन के ऊपर, इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर, उस तरह हमारे जो दांत हैं वो एक कहते हैं ना कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। जब हम हंसते हैं, जब हम स्माइल करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का सबसे खूबसूरत जुज़ होता है वो आपकी स्माइल होता है। तो दुनिया भर में करोड़ों जो लोग जो हैं वो स्पेशली जो है कैविटीज़ का भी शिकार होते हैं, और कैविटीज़ जो होती है बहुत ज़्यादा हर्टिंग होती है, दर्द होती है जब किसी को कैविटी हो जाए। अक्सर लोग उसको प्रॉपर तरीके से कहते हैं कि कराते हैं साफ़, क्लीनिंग के अलावा भी वो रगड़वाते हैं, दांत समटाइम्स निकल जाता है, उसकी फिलिंग होती है, तो एक बहुत लंबा मरहला होता है। मगर जदीद दौर के साथ साथ बरतानिया की नॉटिंगम यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक हैरत अंगेज़ ईजाद की है। उसका नाम है एमलजिनिन, जो एक स्पेशल एक जेल है जिसको लगा के है ऑटोमेटिकली वो एक ऐसी कैविटी के अंदर जो होता है फिलिंग करता है, जो जिस तरह बच्चों के दांत होते हैं, और जिस तरह बच्चों के दांत के अंदर जो कहते हैं ना कि कैल्शियम होता है, ऑटोमेटिकली दांत जो है फिल हो जाता है। और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे स्टेम सेल्स के ऊपर। स्टेम सेल्स ने कैसे जो टेक्नोलॉजी क्रिएट की है जिससे आपका जो दांत है वो रीग्रो हो रहा है, और जो टूटा हुआ दांत है वो कैसे जो है रीग्रो होता है, इसके बारे में बताएंगे। और दूसरी बड़ी बात जो है, अक्सर लोग जो हमने देखा है दातन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मंजन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, काले रंग का पाउडर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि दांत जो हैं वो खिल जाएं, वो गोरे हो जाएं, वो खूबसूरत नज़र आएं। और वो वाइटनिंग जो टेक्निक्स हैं वो जो है आज हम बताएंगे कि क्या इस्तेमाल करना जो है वो दांतों की सेहत के लिए ज़रूरी है, या इसके बगैर भी आप वाइटनिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें ज्वाइन किया है, आपने उनको देखा भी है, डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर भी वो आई हैं, और फेमस हैं, उनके व्यूज़ भी होते हैं, और अक्सर वो यूट्यूब पे भी पाई जाती हैं। डॉक्टर ज़हरा मसूद डेंटिस्ट हैं, हमारे शो का आज हिस्सा बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, दांत वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर जब येलो होते हैं ना तो हम अपना मुंह छुपा रहे होते हैं, यार अब येलो हुए में है, उनको कैसे वाइट क्रिएट करें। और वाइटनिंग करने के लिए अक्सर लोग आपने देखा है वो दातन, इसके अलावा डिफरेंट टॉनिक्स होते हैं, और ब्लैक पाउडर, आजकल चारकोल पाउडर बहुत ज़्यादा मार्केट में इन हुआ, ओवर द काउंटर्स मिल रहा है। क्या कहेंगी सबसे पहले वाइटनिंग के हवाले से? अच्छा, वाइटनिंग के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। एब्रेसिव पाउडर्स भी हैं, चारकोल पाउडर्स भी हैं, टूथपेस्ट भी ऐसे हैं, टूथ मूव्स भी हैं जिनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह उसके अंदर शामिल होते हैं, सिलिका पार्टिकल्स होते हैं, ये सोडा पार्टिकल्स होते हैं। प्रॉब्लम इज़ नॉट ओनली द वाइटनिंग ऑफ द टीथ। जैसे अगर चारकोल पाउडर से मैं स्टार्ट करूँ बात करना, प्रॉब्लम इज़ नॉट कि मैं चारकोल पाउडर से अपने दांत साफ़ करूं तो उससे दांत वाइट होंगे, बट व्हाट अबाउट द गम्स? मेरे दांत तो वाइट हो जाएंगे जब मैं उसकी राख है, कोयले की राख या काला नमक, व्हाटएवर उन मंजन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उससे अगर मैं दांत अपने रगड़ूंगी तो दांत तो मेरे साफ़ हो जाएंगे, बट दैट इज़ गोइंग टू इवेंचुअली नॉट द बेनिफिशियल फॉर द गम्स, क्योंकि दांत को तो वो रगड़ के साफ़ कर रहा है, बट इट विल गेट entrapped inside the gums। अब मैं गम्स को किस तरह घर में क्लीन करूं?
जब क्लिनिक पे हमारे पास जितने भी वाइटनिंग हम यूज़ करते हैं, हमारे पास क्लिनिक में भी एब्रेसिव पाउडर्स होते हैं, टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, वी प्रोटेक्ट द गम्स देयर। हमारे पास ऐसी मशीनरी होती है जिससे हम गम को जो है वो वॉश कर देते हैं। क्लिनिक में हाई वाटर प्रेशर जेट्स होते हैं। और हमने देखा था कि एक एलईडी लाइट्स भी आई हुई थी, अगर आप लगा लें तो ऑटोमेटिकली कहते हैं ये ब्लू रेज है, इससे भी वाइटनिंग होती है, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, उससे एलईडी लाइट्स आर यूज इन द टीथ ब्लीचिंग मेथड्स, लेकिन ये सब कुछ क्लिनिक में इन कंट्रोल्ड चल रहा होता है। मैं अब जैसे मेरे पास भी पीआर एक पैकेज आया था चारकोल पाउडर का कि आप इसको रिव्यू करें। इट डज डू द वाइडनिंग लिटिल बिट, आपका फ़र्क पड़ता है दांत के शेड के ऊपर, बट इट एब्रेड द गम एज वेल। सो आई विल नॉट रेकमेंड एनी वन ऑफ यू टू बाय एनी एब्रेसिव पाउडर ओवर द काउंटर या चारकोल पाउडर आप ओवर द काउंटर यूज़ करें, बिकॉज इट्स गोइंग टू हर्ट द गम्स। देखें दांतों की जो इनामल है ना वो डैमेज हो जाए, कुछ हो जाए, वी हैव सो मैनी सोल्यूशंस टू रिस्टोर इट, बट गम एक दफ़ा डैमेज हो जाए ना तो मसूड़े का ऑल्टरनेटिव नहीं है। यू कैन नॉट एड द गम ओवर देयर बाय एन आर्टिफिशियल मीन। तो इसलिए मैं स्ट्रिक्टली ये कहूँगी कि मत यूज़ करें। द सेफेस्ट मेथड टू अचीव द टीथ वाइटनिंग इज़ कि आप क्लिनिक में आएँ। क्लिनिक में टू स्टार्ट विद स्केलिंग, बहुत सारे स्टेन्स हैं जो स्केलिंग से रिमूव हो जाते हैं, फिर पॉलिशिंग है, फिर एब्रेसिव हमारा पाउडर होता है, हाई प्रेशर से हम पाउडर यूज़ करते हैं तो उससे जो पीला लेयर होता है दांतों के ऊपर वो रिमूव हो जाता है। फिर उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज जहाँ होती है वो भी ब्लैक जहाँ होता है, और फिर द नेक्स्ट स्टेप इज टीथ वाइटनिंग। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जिससे स्केलिंग, पॉलिशिंग, एब्रेसिव पार्टिकल्स नहीं दांत को वाइट कर पा रहे, देन द नेक्स्ट सोल्यूशन इज द टीथ वाइटनिंग जो हम क्लिनिक में करते हैं अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द गम्स। हम उसमें गम्स को पहले ब्लॉक करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके फिर ही दांतों के ऊपर टीथ वाइटनिंग लगाते हैं। डॉक्टर साहब वाइटनिंग पेन्स भी देखे वो आए हुए हैं कि आप अगर कहीं बैठे हुए हैं और आपने जल्दी से कहीं जाना है, उसका कॉन्सेप्ट ये है तो प्लीज आप वाइटनिंग पेन जल्दी से लगाएं, गेट योर टीथ वाइट एंड जस्ट गो ऑन एन इवेंट। इज इट लाइक दैट? इट इज़ लाइक दैट। मैं यही बात कर रही हूँ कि देखें जब आपने कोई भी घर में कोई भी मटेरियल लगा लिया है, आपने टीथ वाइटनिंग जेल के अंदर जो कार्बामाइड पेरोक्साइड जेल होती है वो आपने लगा ली है, वो आपके सिर्फ दांतों के अंदर तो नहीं रहेगी, जो स्लाइवा है स्लाइवा से पूरे मुंह में मिक्स हो जाएगी। हाउ आर यू गोइंग टू कंट्रोल दैट? वो गम्स के अंदर भी सीप होके चले जाएगी। हाउ आर यू गोइंग टू कंट्रोल दैट? मैं यही तो बात कर रही हूँ कि क्लिनिक में वी हैव द सक्शन, हमने सक्शन रखी होती है जो सारा मटेरियल को सक कर रही होती है, मुंह के अंदर या गले के अंदर नहीं जाने दे रही होती है, बिल्कुल उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं ताकि वो जो हमने केमिकल लगाया हुआ है टीथ वाइटनिंग के लिए वो इधर उधर जो है वो स्लाइवा के साथ मिक्स होकर गले में ना चले जाए, ये दांत के अंदर गम से होते हुए नीचे हड्डी में ना चले जाए। इसी तरह हमने गम को प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। तो इसलिए घर में ना तो पेन यूज़ करें, ना एब्रेसिव पाउडर्स, ना चारकोल पाउडर्स। आपको जब भी रिक्वायर्ड है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट टीथ वाइटनिंग के लिए तो ऑलवेज कम टू द क्लिनिक। ना वाइट सोडा, वाइट सोडा भी ना यूज करें। वही बात है ना। वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक। हम बस ब्रेक के बाद फिर हम मजीद बात करते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे दांतों की सेहत के हवाले से कि या चारकोल पाउडर्स, दातन मंजन क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और ये इस्तेमाल करना भी चाहिए कि नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया कि ये जो है बहुत इफेक्ट कर सकते हैं आपके गम्स को। उसके साथ साथ अब हम बात करेंगे स्टेम सेल डेंटिस्ट्री के ऊपर। ये कहा जाता है कि स्टेम सेल के ज़रिए जो है आपका टूटा हुआ दांत जो है वापस जुड़ सकता है और दांत जो है अपने ही मवाद से जो है वो भी आप लगवा सकते हैं या ऑटोमेटिकली ग्रो हो सकता है। तो डॉक्टर साहब क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा दांत जो कि मेल टीथ नहीं है, परमानेंट टीथ है, गिर गया है, टूट गया है, वापस आ जाए? अच्छा, पहली बात तो ये कि हम ह्यूमंस हैं, एलिगेटर नहीं है कि हम उसमें स्टेम सेल उसको इम्प्लांट करेंगे तो परमानेंट डेंटिशन के बाद हमारा नीचे से दांत ग्रो कर जाएगा। स्टेम सेल ये टेक्नोलॉजी नहीं है। स्टेम सेल क्या करेगा, फ्यूचर में बहुत सारे केसेस जो आरसीटी जिनको रिक्वायर्ड होती है, यानी कि जब दांत पे इन्फेक्शन ज़्यादा होगी है जिसके लिए हमें आरसीटी रिक्वायर्ड है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जो स्टेम सेल की मदद से
अपनी वाइटैलिटी को रिस्टोर कर लेंगे। यानी कि दांत हमें डेड तब करना पड़ता है जब हम उसकी ब्लड सप्लाई कट कर देते हैं, उसकी नर्व सप्लाई कट कर देते हैं और वो डेड हो जाता है। अब वो रूट कैनाल ट्रीटेड होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों के कुछ केस में, टीनेजर्स के केस में, जिसमें बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिसमें हम RCT को अवॉइड करेंगे, वी विल जस्ट इम्प्लांट एंड स्टेम सेल, यानी कि स्टेम सेल को हम उसकी जड़ों तक लेके जाएंगे और उसकी वजह से न्यू ब्लड वेसल्स बन जाएंगे, जिससे दांत की वाइटैलिटी है वो रिस्टोर हो जाएगी। ये जो बेनिफिट करेगा ये बच्चे, इसे टीनेजर्स करेंगे। वो बच्चे जिनको ट्रॉमा हो गया है, उनका दांत बहुत गहरी चोट लग गई है, जिसको हम प्रीवियसली RCT करके उनको रिस्टोर करना पड़ता था, लेकिन अब वो स्टेम सेल के ज़रिए ट्रीट होंगे। और गम्स की रिजुविनेशन होगी स्टेम सेल से। जो गम्स के अंदर डीप स्ट्रक्चर्स हैं, पेरिडोंटल लिगामेंट और जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, बोन की रिजुविनेशन वो होगी आइंदा बस चंद सालों के अंदर। रिजुविनेशन की बात की, बट हाउ अबाउट रीजनरेशन? अच्छा, रीजनरेशन पे आते हैं कि एज आई सेड कि वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट एलिगेटर्स। हमारा दांत पूरा का पूरा ग्रो नहीं हो जाएगा। वॉट एवर द जो है टूथ स्ट्रक्चर है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि मैं स्टेम सेल को रखूंगी तो मेरा पूरा का पूरा दांत पल्प, डेंटिन और एनामल समेत पूरा स्ट्रक्चर बाहर आ जाएगा। डेंटिन को आई विल बी एबल टू रीप्लेस, यानी कि जो लाइव डेंटिन है उसके अंदर जब हम स्टेम सेल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वी विल गेट द हेल्दी डेंटिन बैक, जो हमने प्रीवियसली लूज कर दिया था ड्यू टू द केरीज और द इन्फेक्शंस। सिमिलरली हम पल्प को भी, जो पल्प इन्फेक्टेड हो गई थी, उसको, उसकी वाइटैलिटी को हम वी विल बी एबल टू रीस्टोर इट बैक। ऐसा नहीं होगा जैसे इनामल है, इनामल को रीग्रो करने के लिए इट नीड्स अमीलोब्लास्ट, एक उसको सेल चाहिए जिसका नाम है अमीलोब्लास्ट। अमीलोब्लास्ट तो तब खत्म हो जाता है जब वो दांत इरप्ट होते हैं। जब दांत इरप्ट होता है तब तो वो खत्म हो जाता है। तो इट विल नॉट के अमीलोब्लास्ट को हम प्लांट करेंगे तो पूरा दांत ग्रो हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स दांत की जो हेल्थ है वो बेहतर हो सकती है। हाँ, बहुत सारे केसेस जिसमें हमें डेड करना पड़ता है दांत को या निकालना पड़ता है, तो हम स्टेम सेल की मदद से उसको रिस्टोर करेंगे। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके ऑर्गन्स जो हैं रीजनरेट हो रहे हैं और दुनिया में हो रहे हैं, तो हाउ अबाउट क्या आपके टीथ रीजनरेट नहीं हो सकते इन द लॉन्गर रन? वो आई डोंट नो, जब तक हम एलिगेटर बन गए तो मे भी शायद हो जाए, पर ट्रांसप्लांट तो हो रहे हैं, बहुत अरसे से हो रहे हैं। ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि बहुत अर्ली कुछ केसेस में अगर बच्चों के जो फर्स्ट मोलर्स हैं वो केरियस हो गए हैं और हमें लॉन्ग रन में पता चल रहा है कि ये आगे नहीं चलने वाले, तो वी एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट मोलर्स एंड वी ट्रांसप्लांट अनदर मोलर, यानी कि थर्ड मोलर उसकी जगह फॉरन ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ट्रांसप्लांट तो सक्सेसफुली हो रहा है और बहुत देर से, बहुत अजलों से हो रहा है, कोई 20-30 साल से तो ट्रांसप्लांट हो रहा है। पर रीग्रो के पूरा का पूरा दांत ही ग्रो कर जाए, ये अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ। तो स्टेम सेल इज देयर, जैसे एक्सोसोम्स हैं। एक्सोसोम्स जो है वो क्या कर रहे हैं कि पार्ट ऑफ द हेयर को निकाल रहे हैं, पूरे के पूरे बाल तो नहीं ना बाहर निकाल रहे हैं एक्सोसोम्स, इट्स जस्ट हेल्पिंग आउट हेयर स्टिमुलेशन में। इसी तरह स्टेम सेल विल हेल्प आउट इन मेंटेनिंग द वाइटैलिटी ऑफ द इन्फेक्शियस। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा अमेलोग्रेन सेल के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। वो सेल क्या है, वो कैसे बच्चों में मदद देता है और उसके क्या फ़ायदे हैं? इसी अमीलोजेनिन जेल जो है ना, बेसिकली प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे जो एनामल का स्ट्रक्चर है ना, दैट इज़ मेड अप ऑफ दिस अमीलोजेनिन प्रोटीन, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, एमॉर्फस कैल्शियम एंड सम अदर ट्रेस एलिमेंट्स। अच्छा, अब इसमें व्हाट हैपन्स कि जैसे आई सेड कि ऐसा नहीं होगा कि मैं अमीलोजेनिन जेल को अपने दांतों के ऊपर लगाऊंगी तो वो इनामल जो है वो रीग्रो कर जाएगा, या वो टूटा हुआ इनामल जुड़ जाएगा या वापस आ जाएगा। ये है कि जो अर्ली लीजन्स, बहुत सारे अर्ली लीजन्स हैं इनामल के, जो इनामल को तोड़ते हैं, वीक करते हैं, अगर मैं उससे पहले अमीलोजेनिन जेल को दांतों के ऊपर लगा दूंगी तो इट विल सेव, इट विल प्रिवेंट फ्रॉम द ब्रेकेज। ये जो है ऑलमोस्ट अमीलोजेनिन जेल जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी है, लेकिन इससे पहले फ्लोराइड वार्निश हम लगाते होते थे दांतों के ऊपर, और लिक्विफाइड कैल्शियम दांतों की स्ट्रेंथनिंग के लिए लगाते थे, एनामल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर। सो दिस यू कैन से कि रिलेटिवली दिस जेल इज न्यू,
बट टेक्नोलॉजी जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग की वो चली आ रही है। जैसे गाड़ियों के ऊपर हम PPF करा दें तो वो बिकम स्क्रैच रेजिस्टेंट, तो वो ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़हरा मसूद हमारे साथ ही। हमने आज दांतों की सेहत के हवाले से बात की है। दांतों की सेहत बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो आ गई है उससे हमने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें जो है बेहतर हो सकती हैं। हम ये समझते थे कि वाकई दांत जो है वो नया हो सकता है, मगर अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम में भी आ जाए तो इसका अंदाज़ा लगाना तो भी मुश्किल है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है सेहत के हवाले से, ख़ास तौर पे ख़वातीन की सेहत के हवाले से और हामला ख़वातीन के हवाले से, वो बहुत ही कहते हैं ना कि अहमियत का हामिल है। हामला औरत जो होती है उसकी ज़िंदगी जो होती है वो एकदम से तब्दील हो जाती है जब वो एक्सपेक्ट करती है अपना बच्चा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें दिमाग में आ रही होती हैं, मैं ये खाऊं तो ऐसा होगा, मैं वो खाऊं तो ऐसा होगा, और डिफरेंट क्रेविंग्स जो होती हैं वो पूरे 9 महीने जो होती हैं उनके साथ चल रही होती हैं। और फिर हमें जो बड़ी बुजुर्ग हमारी जो माएँ हैं, दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, वो बहुत टोकती भी हैं, भाई ये ना खाना, इससे बहुत मोटी हो जाओगी, बच्चे को वज़न नहीं लगेगा, तुम्हें वज़न लगेगा, ये खाओगी तो बच्चे की आंखें जो हैं वो खूबसूरत हो जाएंगी, ये खाओगी तो बच्चा काला हो जाएगा, इससे ये खाओगी तो यहाँ बेटा पैदा होगा, ये खाओगी तो बेटी पैदा होगी। तो इन तमाम मिथ्स के साथ जो है एक औरत जो है ये कुछ सुनती है और 9 महीने के बाद जो होता है वो रिजल्ट आता है और ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ें वो दिमाग में लिए चलती है। हमने सोचा कि आज हम स्पेशली ये सेगमेंट डिज़ाइन करें प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए, जो औरत जो है इस वक्त दौराने हामला हैं और कंसीव किया हुआ उन्होंने और कुछ ही अरसे के बाद वो एक नई ज़िंदगी को जन्म देंगी। तो उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, कौन सी मिथ्स पे बिलीव करना चाहिए, कौन सी मिथ्स अपनानी चाहिए और कौन सी मिथ्स को नेगेट करना चाहिए। तो हमें ज्वाइन किया है, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, आपने उनको डिफरेंट शोज पे भी देखा है, डॉक्टर युमना चट्टा, जो कि आज हमें हामला ख़वातीन की सेहत के हवाले से बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर युमना, प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, एक बहुत सी टेंशन भी होती है दिमाग में, क्योंकि हम एक लाइफ कैरी कर रहे होते हैं अपने अंदर, और हमें फिर सास, अम्मियाँ, दादियाँ, चाचियाँ, फूफियाँ, पूरा ख़ानदान के जो मशवरे होते हैं वो भी हमने सुनने भी होते हैं, अपनाने भी होते हैं। तो थोड़ी सी मिथ्स के ऊपर बात करते हैं। पहले ख़वातीन पहले 3 महीने में कहते हैं अगर आप नारियल खाओगे तो बच्चे की आंखें जो होती हैं वो कलर्ड होती हैं, और भी बहुत सी मिथ्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं ये मिथ्स कौन कौन सी हैं और क्या रिलेटेबल हैं। सबसे पहले जो मिसकंसेप्शन है वो तो मैं ये क्लियर करूंगी कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हम तो मेडिकली कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना, जैसे स्पेशली मसला ज़्यादातर फर्स्ट प्रेगनेंसीज में होता है, पहली प्रेगनेंसी होती है और बच्ची को खुद भी नहीं पता होता, जो सुन रही होती है, और इतनी ये डेलिकेट चीज़ है कि जो मशवरा दे रहा होता है हम अप्लाई कर रहे होते हैं कि नहीं ये ना हो कहीं मेरी कोताही की वजह से कोई मसला ना हो जाए। सबसे बड़ा मसला जो मैंने पाकिस्तान में देखा है, बच्चियों का वजन की ज्यादती तो थोड़ी बहुत पहले चलती आ रही है, हमारे कल्चर में खाने पीने के शौकीन और ये वाला मसला तो है, जिससे बच्चियां कभी कभार पहले ओवरवेट होती हैं, एंड ओवरवेट प्रेगनेंसीज के बाद में मसले थोड़े से हो जाते हैं। एंड देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसे मेडिकली तो आपको गेन करने की जरूरत ही नहीं होती, आपको सिर्फ अच्छी खुराक खानी होती है कि पेट भरे। पर 2 तरीके ना, एक तो ये कि आप ऑर्डर करा के कुछ रैंडम कोई फ्राइड चिकन खा के पेट भरे, और एक है कि घर की अच्छी गिज़ा है, कोई रोटी है, सालन है, खाना शुरू कोई नट्स है। हाँ, क्योंकि देखिए पेट तो भर जाता है ना, वहां से भरे यहाँ से भरे, तो अच्छी गिज़ा से पेट भरना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि भाई जो खा रही है पेट भर जाए बस इसका, और फिर देसी घी का बेजा इस्तेमाल, मक्खन का, और इस तरह अगर नट्स है तो नट्स बहुत सारे खिलाए जा रहे हैं, रोटी तो वो ज्यादा खिलाई जा रही है कि जितनी अच्छी माँ की सेहत उतना सेहतमंद बच्चा आएगा। और मेरा ख्याल है इससे काफी लोग रिलेट ओवर में चले जाते हैं, और मेरा ख्याल है इससे काफी लोग रिलेट कर पाएंगे कि बहुत दफा ऐसे होता है कि माँ हेल्दी होती है, बच्चा उतना ही निकलता है। हाँ। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही सारा गलत है कि हम औरत को बड़ा कर दें, तुम तो इतनी मोटी निकला छोटा सा, ये कैसे हो गया, ये किस तरह से हो गया। क्योंकि ये वाली चीजें सबसे पहले क्लियर करने की जरूरत है कि बेचारी माँ को मोटा ना करें, पूरी प्रेगनेंसी उसकी खराब, पोस्टमार्टम उसका खराब, उस वजन की वजह से बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छी सेहत में रहना, अच्छा सेहत का मतलब ही ये नहीं मतलब हम मोटे को सेहतमंद है उसको हम इक्वेट कर देते हैं कि जितना बंदा हेल्दी होगा उतनी उसके अंदर ग़िज़ाइयत है, न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर मौजूद है। बॉडी के अंदर से मजबूती इज समथिंग जिसके बारे में समझना और जाना बहुत जरूरी है। आपने नारियल की बात की, ये खा लो तो रंग ऐसा हो जाएगा, ये खा तो आंखें ऐसी हो जाएंगी, ये सब जीन्स है। अगर आपके जो है क्रोमोसोम्स की अगर हम बात कर लें, अगर जो जेंडर आना है वो जेंडर आना है, वो आपके उसमें अनार खाने से या नारियल खाने से या सुबह
सुबह मक्खन को, सफेद चीज को देखोगे तो बेटा होगा, और मक्खन और दूध और ऐसी चीजें माँ को। मैंने ये भी सुना हुआ है, मेरी खातून आई मेरे पास ओपीडी में अपनी जो है वो बहू को लेकर, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा काम करें, अच्छा वॉकअप करेंगे। उनका थोड़ा मोटापे का मसला था और प्रेगनेंसी थी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर था। एंड अगेन इसी सवाल में एक मैं को आप बताती हूँ कि आप वॉक शॉक कर सकते हैं, क्योंकि बेड पे लेटने का किसी ने नहीं कहा अनलेस डॉक्टर कहे कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है और आपको बेड पे लेटना है। डॉक्टर साहब ये बीमारी थोड़ी है, कोई बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन जिसके लिए अल्लाह ने हमारे जिस्म को तैयार किया होता है। हमारा जिस्म तैयारी अपनी खुद ही पकड़ लेता है। आपने बिल्कुल अगर लेट जाओगे तो उल्टा बीमार हो जाओगे। तो उनको मैंने कहा मैं बच्ची से पूछा, मैंने कहा बेटा आपको वॉक की जरूरत है, आपका वेट पहले ही ज्यादा है, ये बाद में डायबिटीज बन जाता है, ब्लड प्रेशर के मसले ना हो जाए, तो हमने लास्ट ट्राइमेस्टर में मसलों से बचाने के लिए वॉक शुरू करनी है, थोड़ा सा वजन कम करने की कोशिश करनी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो भी जाता है कम। कहती है अच्छा ठीक है। मैंने कहा अच्छा ये काम करे, आपने ब्लैक कॉफी पीने से वोट किया? कहती मैंने कहा वॉकअप करने, कहती सुबह सुबह कर लूंगी फजर के बाद। मैं कहा ग्रेट, आप ब्लैक कॉफी पियो और वॉक करने से जाना। सास ने फौरन कहा काली चीजें सुबह देखते बच्चे का रंग खराब हो जाएगा, माँ को हमेशा सफेद दिखाते, आप दूध पी के चली जाए। मैंने कहा नहीं, पहले मैंने कहा बेटा आप तो साइड पे, कहा आप बोलोगे सासू माँ थी, मैंने उनसे बताया कि आपको कहाँ से सुन लिया आपने बातें, हमारे भी यही होता था, ऐसे होता था। मैंने कहा खुद सोच के बताएं, क्या वो साइड तोड़ के तकीब अमल कर गई? तो खुद कहती ही तो कहना तो नहीं चाहिए, मतलब कहती कि मेरा एक बच्चे का रंग थोड़ा गहरा है। हाँ मैं तो ऐसी करती थी, जो पहला बच्चा उसको तो रंग गहरा ही निकला ही हो। एग्जैक्टली ये चीजें अमल नहीं करते। ये जो कलरिज्म हमारे यहाँ इतना ज्यादा बना हुआ है, बच्चा किसी भी रंग का आ गया, किस्मत की बातें हैं सारी। बच्चे की माँ बाप को दुआ, बच्चे की किस्मत और सेहत और इन चीजों की करनी चाहिए। हम रंग के अंदर ही रह गए हैं, वहीं से निकल ही नहीं पा रहे हम लोग। सो ये जो मिसकंसेप्शंस है, इस पे बच्ची भी बहुत परेशान होती है, क्योंकि हालांकि आई एम अ डाइटिशियन, मैं आई हैव 2 किड्स। फर्स्ट बच्चे की बारी मुझे भी याद है, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तुमने यहाँ अपनी डॉक्टरी नहीं झाड़नी, अपनी डाइट नहीं झाड़नी, हम बताते हैं, हमने देखो इतने बच्चे पैदा किए, हमारी बात सुनो। आई स्टिल रिमेम्बर एक टाइम को, एक लम्हे को मैं भी थोड़ा नर्वस हो जाती थी कभी कभार, क्योंकि मैं 4 चीजें मुझे कह रहे थे, खट्टा नहीं खाने देते, ये अनाज सर्दियों, क्योंकि मेरे अब जो है बेटा वो जो पहला मेरा बेटा है वो सर्दियों वाले टाइम में पैदा हुआ था। अब अनार आ रहे हैं, सिट्रस फ्रूट्स आ रहे हैं, तो कोई खाने नहीं दे रहा, मना करे जा रहे हैं। मतलब खा तो मैंने फिर भी लिए थे। मैंने कहा कि इम्यूनिटी, लाइक सिट्रस इंप्रूव्स इम्यूनिटी। अगर मैं खुदा ना खाते बीमार होती भी हूँ तो अल्लाह ने कुदरती, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत हमारी जिंदगी का निजाम बनाया हुआ है, मौसम बनाए हुए हैं। सर्दियों में सिट्रस आएगा, खट्टे फल जो होते हैं, विटामिन सी होता है, इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, दैट्स वो सर्दियों में आते हैं। सर्दियों में नज़ला, खांसी, जुकाम के मसले बहुत होते हैं। तो हम तो आम रूटीन में पेशेंट्स को ये कहते हैं कि अगर ऐसा बच्चा है आपके घर में जो कि बार बार बीमार होता है, बीमारी से उठता भी बड़ी मुश्किल से, कि बीमार हो ही जाता है, लंबी उसकी बीमारी चलती है, तो उस बच्चे को आपने जो है फल सब्जियों का अच्छा इस्तेमाल कराएं, विटामिन सी होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स इंप्रूव कराएं। तो अब प्रेग्नेंट खातून है उसको जी खट्टा मना कर दिया जाता है, खट्टी चीजें ना खाओ, बीमार हो जाएगी। फीड करवा रहे तो बच्चे को खट्टा लग जाएगा, बच्चे का गला खराब हो जाएगा। माँ ये खा रही तो बच्चे को मोशन लग जाएंगे। इस तरह से नहीं हो रहा होता। इतना 1 किलो दूध पिला दो, जितना दूध पिएगा उतना इसका दूध बनेगा जब पोस्टमार्टम में। तो ये चीजें गलत हैं। इसके बारे में अब तो मैं कहती हूँ कि अब जिस दौर में हम रह रहे हैं, जितना स्मार्टफोन हमारे पास एक्सेस है, इंटरनेट की हमारे पास एक्सेस है, अब अगर कोई इंसान मिसकंसेप्शन में पड़ा हुआ है तो वो उसकी अपनी गलती है। ये भी कहा जाता है कि अचार खाओगे तो बेटा पैदा होगा, शुगर वाली चीजें खाओगे तो बेटी पैदा होगी, और ऑटोमेटिकली जिस औरत को अचार की क्रेविंग होती है, कहते हैं अब तो खुशखबरी आने वाली है, जिसको मीठी क्रेविंग होती है, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह नसीब अच्छे करे। हाँ, नहीं वो ये भी है ना, वो पुराने जमाने खवातीन दाइयाँ शाइयाँ आ रही होती हैं, इधर उधर से लोग आ रहे होते हैं। अगर आपका पेट नीचे की तरफ ढलका हुआ है तो बेटी है, ऊंचा है तो बेटा है, और अगर पेट की शेप खराब होगी तो ये जेंडर, पेट की शेप गुलाई में है, पहला कदम रखोगे लेफ्ट तो हाँ, ये बहुत बातें उफ अल्लाह, ये पहले घर के अंदर जाना है, पहला कदम रखना है, राइट अपने पटांग रखने हमेशा, लेफ्ट नहीं रखनी, ये नहीं करना। जेंडर, जीन्स, जेनेटिक्स, क्रोमोसोम्स, वी कैन नॉट, हमारे ट्रेडिशनल चीजें कैन नॉट फाइट फ्रॉम दीस थिंग्स। ये भी एक मिथ दी जाती है कि लड़की बहुत ही सांवली हो जाए, रंग खराब हो जाए, काले हो जाए, डार्कनेस हो जाए, तो बेटी होती है, अंडर लेग्स वगैरह, तो आपको बेटा है। मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताती हूँ। अच्छा जी, ये नहीं बेटा नहीं, बेटी कहते हैं बेटी खूबसूरती ले जाती है। बेटी माँ की, मैंने भी सुनी है बात, बेटी माँ की खूबसूरती ले जाती है। अक्सर मुझे पेशेंट्स आके बताते हैं कि हम मदर इन लॉज काफी बच्चियां लेके आती है ना इस तरह से, तो इसका जो है वो रंग, अच्छा मैं खतरनाक बात बल्कि इसमें आपको बताती हूँ, मेडिकल प्रॉब्लम है ये, डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाती है, चेहरे पे डिस्कलरेशन है, नेक पे लाइंस आनी शुरू हो गई हैं, और काली काली धारियां पड़ती हैं, मस्से निकलने शुरू हो जाते हैं, अंडर आर्म्स अंडर लेग्स डार्क हो जाते हैं, नकल्स डार्क हो जाते हैं। और जो खातून है वो आके बताएगी, जो मदर इन लॉ जो बड़ा घर में आता होता है, कि इसकी तो डिस्कलरेशन स्टार्ट होगी तो मुझे तो माशाल्लाह लग रहा है ये बेटी होनी है ना। एंड बेटी जो है माँ की खूबसूरती लेके सारी अपने पास ले जाती है, तो इस तरह से बेटी होती है।
पर दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। ऐसे बच्चों को बाद में जेस्टेशनल डायबिटीज बन जाती है। सो ये वाली जो चीज है, बच्चा अगर आपकी बेटी या आपकी बहू फिजिकल साइंस शो कर रही है किसी भी चीज इसका मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस ही बाद में डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब जो प्रेगनेंसी का शुगर का मर्ज जिसको कहते हैं वो हो जाता है, और बाद में ये असल वाले डायबिटीज में, टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो डिस्कलरेशन ऑन बॉडी जिंदगी की किसी भी टाइम पे अगर हो रही है तो उसको ये कहकर मत ही करें। अगर नॉर्मल कंडीशन में भी हो रही हो ना तो कहते हैं खाते पीते अच्छा नहीं है, फल खिलाओ, जूस पिलाओ। जूस से इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर है, वो जूस जास पी के वो इतना ज्यादा लिटिल जूस पी होते हैं उससे वो खराब होनी शुरू हो जाती है। 7वें 8वें महीने में 2-2 किलो जो है वो देसी घी खिलाते हैं, बहुत खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? अब ये मिसकंसेप्शन है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि देसी घी फायदेमंद है? ये भी एक मिसकंसेप्शन है, मैं बताती हूँ आपको। चलिए मैं अपनी मिसाल देती हूँ, अपनी दोनों प्रेगनेंसी की। इनफैक्ट कि ना मुझे 2 दफा पेन्स इंड्यूस करनी पड़ी थी, ठीक है। मुझे खुद से टाइम निकल रहा होता था, मेरा बिल्कुल कुछ चल ही नहीं रहा, ठीक है। तो डॉक्टर इंड्यूस करते हैं, फिर आई वेंट टू माय गायनेकोलॉजिस्ट एंड सेड कि मेरा ख्याल है कि ना इंड्यूस करके कर लेते हैं बजाय से कि वेट करें। पर फिर वही बात है, घर के कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं देसी घी खिलाओ इसको। हाँ। मैं एक अब वॉक कराओ, देसी घी खिलाओ। हम नेशनल टेलीविजन में बैठे, बट स्टिल अब आई मीन बच्चा स्लिप होके तो बाहर नहीं आएगा ना। हाँ। देसी घी कॉन्सेप्ट क्या है, मैदे से तो वो तो निकल गया। तो हम ये वाले कॉन्सेप्ट में क्यों हैं कि चिकनाई जितनी खिलाओगे उतना जो है डिलीवरी आसान होगी। ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना कि बच्चा ने पता नहीं शायद स्लिप होके बाहर आ जाना है, आसानी हो जाएगी घी खिलाने से। चिकनाई ले लेके बच्ची हमारी बड़ी हो जाती है, वो हेल्दी हो जाती है, वो गेन कर लेती है। और मजे की मैं आपको बात बताऊं, जितना आप गेन करते हो डिलीवरी उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती रहती है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो। लास्ट ट्राइमेस्टर में हम बच्ची को और ध्यान से घर के अंदर दबा के रख लेते हैं, बाहर ना जाओ, ये ना करो, वॉकिंग कर रही हो, नजर भी लग जाएगी, बाहर ना निकलो, ये ना करो। हमारी बच्चियां लास्ट सेमेस्टर में इन्हीं चक्करों में मोटी हो जाती हैं और उस वजह से फिर हमारी प्रेगनेंसी की डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। सो आपका ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि बीमारी नहीं, इसको बीमारी की तरह ट्रीट ना किया जाए, इसे फिजियोलॉजिकल कंडीशन समझ के ट्रीट किया जाए। थ्रू आउट दिस पीरियड चले फिरे अच्छा खाए पिए। खवातीन होती हैं, उनको कुछ मैटरनिटी ब्रेक मिलती है टू ईज देमसेल्व्स, बट दे वर्क, उनका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी होता है, एनालिटिकल एक्सरसाइजेस होती हैं, बिल्कुल पोस्टपार्टम के ऊपर भी इस टाइम पे एक्सरसाइज है, प्रॉपर पूरे वर्कआउट प्लान्स होते हैं। बिल्कुल। तो हमारा ये लाइफस्टाइल क्यों डिफरेंट है? हम क्यों ऐसा लाइफस्टाइल अपनाते हैं जो हमें लगता है कि हम बीमार हैं? पता है क्या, हमारे यहाँ ना मुझे प्रैक्टिस करते हुए ना 9.5 साल, तकरीबन 10 साल होने वाले हैं इस फील्ड में ना, और प्रॉपर प्रैक्टिस करते हुए। तो मैंने 10 सालों में ना मतलब एक सदी हो गई, मैंने पेशेंट्स के बातें सुनी और चीज़ें देखी। हमारे यहाँ जो मसला है ना, जो मुझे हमारा पाकिस्तानियों का मसला लगता है, वो यही लगता है कि हम ना बस सहल पसंदी के बहुत आदी हैं। हम वॉक को काम को समझते हैं कि वॉक करना है, किसी ने कह दिया तो मतलब वॉक तो बीमार करता है ना शायद, मतलब इसको ये वॉक करे तो बेचारे को डॉक्टर ने कह दिया तभी तो वॉक कर रहा है। चलना फिरना हमें पसंद नहीं है, खाना पीना हमें बहुत पसंद है। हमारे यहाँ पैदा हो जाए कोई तो हम खाते हैं, हम दुखी हो तो हम भी खाते हैं, कोई मर जाए हम तब भी खाते हैं, हम सिर्फ खाते हैं। हर ईद में, त्योहार में, हम हर जगह खाते हैं। हमें खाने में बहुत फोकस है। ऐसा ही है। जितना हमारा खाने पे फोकस है उससे शदीद कम हमारा चलने पे फोकस है। यही से हमारे सारे मसाइल, हमारे यहाँ डायबिटीज हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। इतना डायबिटीज है, इतना ये डिस्कशन वाली बात, जेस्टेशनल डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ जाती है, इतना कॉमन है, इतना कॉमन है बच्चों को। क्यों? हमें प्रेगनेंसी प्लान करने का पता, मेडिकल बुक से प्रॉपर लिखा होता है प्लान में प्रेगनेंसी। उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लान ये करें कि आपकी ओव्यूलेशन है और वो वाली प्लानिंग नहीं, प्लानिंग होती है न्यूट्रिशनल प्लानिंग भी। क्या मेरी बॉडी इस चीज की इजाजत देती है कि अगर मैं अभी कंसीव कर लूं, 80 kg की बच्चे का कंसीव कर रही है, उसकी प्रेगनेंसी क्या ही प्रेगनेंसी होगी। सबसे पहले तो मिसकैरेज का खतरा, पहले तो प्रेगनेंसी उठनी नहीं, मतलब उठने का प्रॉब्लम होता है, मिसकैरेज का खतरा। वहां से अगर निकल गई है तो बच्चे को अपनी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, बच्चे को होने वाली कॉम्प्लिकेशन बच्चे में होने वाली कॉम्प्लिकेशन में तब्दील हो सकती हैं। उसके बाद अगर चले अल्लाह दुआओं से अगर निकल गई पूरी प्रेगनेंसी, बच्ची पोस्टपार्टम उसका इतना मुश्किल हो जाएगा। जितना ज्यादा वेट लाइफ की आप प्रेगनेंसी से हटके भी अगर बात करें, जितना आप एक्सेसिव वेट में होगे, अल्लाह ने हर जिस्म के हिसाब से इतनी हाइट है तो तकरीबन इतना वेट होना चाहिए। उसके ऊपर एक्सेस में जब भी जाओगे तो जिंदगी किसी भी लम्हे में जाओगे, आप छोटे बच्चे हो बेशक, आप बुजुर्ग हो, आप प्रेग्नेंट हो, कहीं भी आप ओवरवेट हो जाओगे, वहां से बीमारियां फौरन शुरू हो जाएंगी। तो प्रेगनेंसी की बीमारियां भी होती हैं, छोटे बच्चों में भी ओवरवेट होने की बीमारियां होती हैं, बड़े बुजुर्गों में भी ओवरवेट होने की बीमारियां होती हैं। हमारे यहाँ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये हमारी मतलब गोडों में बैठ गया है, ये तो हर किसी को है, जिसको पूछो उसको ये मसले हैं।
बल्कि घोड़ों से याद आया, सबसे पहले बच्ची को प्रॉब्लम क्या होगी, आपके घुटने प्रॉब्लम, आपकी लोअर बैक प्रॉब्लम, आपकी लोअर बैक पेन। बच्चियां पूरा पोस्टमार्टम लोअर बैक तकलीफ और शोल्डर की तकलीफ से इतना कंप्लेन आता है कि ये हो जा रही है, हो रही है, इसे कैसे ठीक करें, इसे कैसे ठीक करें। भाई प्लान में प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि जो कपल्स मेरे पास टाइमली आते हैं उनको क्या करती हूँ मैं, पहले तो दोनों का वेट ही करवाते हैं, क्योंकि ये भी एक हमने लड़की पे ज्यादा बोझ डाला होता है कि अगर कंसीव नहीं कर पाए तो लड़के में प्रॉब्लम ही होगा। स्पर्म काउंट और आपकी उसकी क्वालिटी, वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो मर्द को एग्जैक्टली आप कपल को दोनों को आना चाहिए, एग्जैक्टली कपल को दोनों को आना चाहिए, दोनों खुराक अपनी अच्छी रखें ताकि एग अच्छा बने, स्पर्म अच्छा बने, फ्यूज हो गया, अगली प्रेगनेंसी हेल्दी हो। बिल्कुल, जो एक बच्ची विटामिन डी डेफिशिएंट और आयरन डेफिशिएंसी, दो बहुत कॉमन डेफिशिएंसीज हैं। जो बच्ची इन डेफिशिएंसी से प्रेगनेंसी में एंटर हुई है उस बेचारी की प्रेगनेंसी कंप्लीट प्रॉब्लमैटिक रहेगी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर यमुना चट्टा, न्यूट्रिशनिस्ट है, मगर उन्होंने बहुत जबरदस्त आज बात की है, मिथ्स के ऊपर बात की है। उन्होंने एक तरीके से जो हामला खवातीन की काउंसलिंग की है कि आप लोग जो सुपरस्टिशियस बातें सोच रही होती वैसा नहीं होता, अपने आप पे ध्यान दें, अपने वेट पे ध्यान दें, अपने अच्छे लाइफस्टाइल पे ध्यान दें ताकि हेल्दी प्रेगनेंसी हो। छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब जो मौजू आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबको कहते हैं ना, सबके दिल छू लेता है। ऐसा मौजू है जो आपके किचन से रिलेटेड होता है और आप किचन में ऐसी सब्जियां उगा सकते हो जो जिसको आपको पता है कि आपने अपने हाथों से उगाई है, उनकी नशोनुमा की है और अब आप उनको तरोताज़ा तरीके से खा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक भी होती हैं जिसमें कोई पेस्टिसाइड्स भी नहीं होते। आपको ये पता होता है कि आपके किचन की ही चीज़ों से ये सब्जियाँ जो हैं उगाई गई हैं और आप ही के गार्डन में उगाई गई हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में वर्टिकल गार्डन्स का क्या कॉन्सेप्ट है, किचन गार्डन्स का क्या कॉन्सेप्ट है और इन गार्डन्स को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। सब्जो शादाब बागात जो हैं वो सबके दिल को छू लेते हैं। खूबसूरत फूल लगे हों, क्यारी लगी हो, पनीनी लगी हो और बहुत सी सब्जियां लगी हों। तो ऐसी सब्जियां आपने घरों में कैसे उगानी, हम आपको लाइव डेमो भी बताएंगे। और उससे पहले हम आपको कहते हैं ना कि एक्सपर्ट जो हैं हमारे, और कहते हैं ना कि किस तरह के किचन गार्डनिंग एक्सपर्ट कैसे वो बने हैं, कहाँ से उनको ये आइडिया आया। तो वेलकम करते हैं जावेद इकबाल साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं ठीक। जावेद इकबाल साहब, किचन गार्डनिंग बहुत बड़ा मौजू है, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। बिल्कुल। सबके घरों के बाहर हम जब निकल रहे होते हैं गाड़ियों में तो हमें एक ही निगाह होती है किसका गार्डन सबसे खूबसूरत है, बिल्कुल किसके गार्डन में क्या लगा हुआ है, और हम देख के फिर कहते हैं ना कि ये आइडिया एक्सट्रैक्ट करते हैं कि यार हमने ये लगाना है। तो हम ये चीजें कैसे लगा सकते हैं और ये आइडिया हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? देखें, जो हेल्दी सब्जी है ना, ये हमारी ख्वाहिश होती है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बाजार से हम सब्जी लेकर आते हैं उसके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है, केमिकल का इस्तेमाल होता है, खादों का, और फिर गंदे पानी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि शहरों के आउटस्कर्ट्स में सब्जियां लगती हैं और जो आपका गंदा पानी है वो सारा वो यूज़ हो रहा होता है। तो जो हमारे सब्जियों की दुकान पे बड़ी बड़ी सेहतमंद ताज़ा सब्जी आपको नज़र आ रही होती है, जितनी मोटी और ताज़ा होगी और बड़ी बड़ी नज़र आएगी, इसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ है उसके अंदर। अच्छा, गड़बड़ है जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम तो उठाते भी वही है कि अच्छा बड़ा फूल दे दो, गोभी का फूल भी बड़ा दे दो, बैंगन भी जो है बड़े वाले दे दो, इसका मतलब खराब है। ऐसे देखिए, या तो केमिकल का एक्सेसिव इस्तेमाल हुआ है या गंदा पानी यूज हुआ है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं और वो सब्जी उसी तरह बड़ी होती है। आप इसको कंपेयर करें कि जो लोग घरों में सब्जियां उगा रहे हैं तो उनकी सब्जियों के साइज बड़े क्यों नहीं होते? क्योंकि ऑर्गेनिक हम उगा रहे होते हैं और उनका साइज नॉर्मल होता है। जो बाजार में एक्स्ट्रा लार्ज किस्म की या एक्सेल किस्म की सब्जियां मिल रही होती हैं वैसा नहीं होता। अच्छा। तो हमें नीड तो पता चल गई कि सब्जी वही अच्छी है जो हम घर में ग्रो करके खाएं। प्लस ये है कि देखें, जिस तरह आजकल स्मोक चल रही है, सब्जी खुद एक प्लांट है, इसके पत्ते होंगे, ये आपको ऑक्सीजन देंगे, प्लस ये आपको हेल्थ देंगे और आपको एक बहुत अच्छी एक्टिविटी देंगे। मेरे एक दोस्त हैं इस्लामाबाद में, रिटायर्ड हैं। अच्छा, उन्होंने गार्डनिंग स्टार्ट की, किचन गार्डनिंग। तो उन्होंने कल एक बड़ा लफ्ज यूज़ किया, उन्होंने कहा कि किचन गार्डनिंग इज़ अ रोमांस विद द नेचर। बड़ा वो कहते हैं, मैं ना इतना बोरिंग था कि अपनी अच्छी लाइफ गुजारी ऑफिस की और उसके बाद मेरे पास करने को कुछ नहीं था। और जब से मैंने किचन गार्डनिंग स्टार्ट किया है तो मुझे दिल लग गया है, मुझे हेल्प भी मिल रही है। और ये बड़ा अच्छा वर्ड उन्होंने यूज किया कि इट इज अ रोमांस। वाह जी वाह। जावेद इकबाल साहब, आज के मौसम के हिसाब से विंटर्स आ गया है, कौन सी सब्जी जो है हम लोग उसको उगा सकते हैं, क्योंकि सब्जी मौसमी होती है? जी बिल्कुल ऐसे। तो आप मुझे बताएं कि कौन कौन सी सब्जियां जो हैं, अगर जो लोग हमें ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो सेगमेंट देख रहे हैं, उगाना चाह रहे हैं, तो हम उनको बताएंगे कि आज उन्हें कैसे उगानी है और कौन सी सब्जियां आती हैं?
अच्छा, सब्जियां उगाने के ना दो मौसम है पाकिस्तान में, एक गर्मियों की सब्जियां लगती हैं और एक मौसम सरमा की। जो मौसम सरमा की सब्जियां है वो सर्दियां स्टार्ट होने से पहले लगती हैं, और वो पहले लगती थी अगस्त सितंबर में, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से वो अक्टूबर और नवंबर में लगती हैं। अभी आइडियल टाइम है मौसम सरमा की सब्जियां लगाने का, और उसमें मैं आपको मोटी मोटी लिस्ट बता देता हूँ। 3 कैटेगराइज हम कर लेते हैं। एक वो जिनके हम पत्ते खाते हैं, जिस तरह पालक, मेथी, धनिया और पार्सले, सेलरी वगैरह, और आइसबर्ग और लेटस, एक ये कैटेगरी। दूसरी वो जिनकी हम रूट्स खाते हैं, जिस तरह गाजर है, मूली है, शलजम है, या इससे मिलती जुलती कुछ और वैरायटीज़ हैं। तीसरी वो है जिनके हम फल और फूल खाते हैं, ब्रोकली, फूल गोभी, बंद गोभी, ये उगा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर उगा सकते हैं, बैंगन उगा सकते हैं, और इसके अलावा कुछ हर्ब्स हैं या अनकन्वेंशनल बहुत सारी और सब्जियां हैं, लेकिन मोटी मोटी ये सब्जियां हैं जो हम इस मौसम में बेहतरीन ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब्जियां जो है उगाने का तरीका तो आप हमें बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, लेकिन हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, डेमो भी करेंगे। मगर ये कि अभी छोटी सी हमने जाना है ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आपको बताएंगे कि आपने अपने घर में लाइव सब्जी कैसे जो है लगानी है, किचन की कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे कि आपने अपने घर में किचन गार्डन कैसे क्रिएट करना है, कौन कौन से सीड्स की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, और क्रिएट करने के लिए किचन में से कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस तरफ जावेद इकबाल साहब जो है हमारा वेट कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा एक गार्डन का सेटअप दे दिया है, और वो आज हमें बताएंगे कि इस गार्डन क्रिएट करने के लिए हमें कहते हैं ना कि इनिशियली किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। जी जावेद साहब, ओवर टू यू। जी, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, और अच्छी मिट्टी की कितनी जरूरी है ये अच्छी मिट्टी तैयार करना। अच्छी मिट्टी से ही आप कहते हैं ना कि फसल अच्छी तैयार कर सकते हैं। 80% जो आपकी गार्डनिंग का सक्सेस का दारोमदार है वो अच्छी मिट्टी के ऊपर होता है। अगर आपने अच्छी मिट्टी तैयार कर ली तो आपकी जो भी आप सब्जी लगाना चाहते हैं, फूल लगाना चाहते हैं, वो बेहतरीन उगेंगे। पहले तो मुझे ये बताया ना कि ये जो आपने गमले लगाए हुए हैं हरे रंग के, ये पेपर के गमले हैं? अच्छा, इसको ग्रो बैग्स कहते हैं। ग्रो बैग्स कहते हैं। अभी आप इस साइज का अगर गमला लाते हैं नर्सरी से, तो वो इतना भारी होता है कि आप उठा के लाना ही नहीं चाहते, टूट भी जाता है। अभी आप देखिए इसका कितना वजन है। वेरी नाइस, बड़े खूबसूरत ग्रो बैग्स। अब देख सकते हैं व्यूअर्स को हम दिखा रहे हैं, ग्रो बैग्स जो हैं वो ला सकते हैं। कितने का ग्रो बैग होगा? ये जितने का गमला मिलता है उससे कम पैसों में मिल जाता है। अच्छा। और इसकी 5 से 7 साल इसकी लाइफ होती है। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, आप बताएं मिट्टी के बारे में बताएं। अच्छा, तो ये ग्रो बैग जो है, ये आप देखें, इसमें एक और अच्छी चीज ये है कि ये सिलेंड्रिकल इसकी शेप है। तो अगर ये 12 इंच का ग्रो बैग है तो इसमें 12 इंच के गमले से डबल मिट्टी आ जाती है। अच्छा। और मिट्टी जितनी अच्छी ज्यादा होगी उतनी पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, तो मिट्टी बनाते कैसे? अच्छा जी, मिट्टी की 3 खसूसियात आपने याद रखनी है, रिच, सॉफ्ट और वेल ड्रेनिंग। अब इसके अंदर जब हम कहते हैं सॉफ्ट, तो इसका मतलब है रेत का एलिमेंट होना, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें बाजार से किसी भी नर्सरी पे हम जाएं तो वहां से हमें भालू मिट्टी, भल या रेतली मिट्टी, तीनों में से कोई भी ना, भल या रेत की मिट्टी, ये एक ही नाम है। ठीक है, वो मिल जाती है। उसमें रेत का एलिमेंट होता है तो वो सॉफ्ट होती है। अच्छा, उसके बाद हमें उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर डालना है। ये मेरे हाथ में वर्मी कंपोस्ट है। अब ये कंपोस्ट, हाँ जी। अच्छा, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो 3 तरह का हमें अवेलेबल है मार्केट के अंदर, किसी नर्सरी से या ऑनलाइन हम ले सकते हैं। पत्तों की खाद या ऑर्गेनिक कंपोस्ट उसको कहते हैं, या ये वर्मी कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं कि इसके अंदर जो खुराक होती है वो स्टैंडर्ड होती है, कभी भी आप लेंगे तो एक जैसी होगी। जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है उसमें जो उस मौसम के छिलके, फल के या सब्जियों के होते हैं, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स में चेंज आती रहती है। लिहाजा हमें ये पता है कि स्टैंडर्ड ये हमने कितनी करनी है। 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% रेतली मिट्टी या भल, ये इसको मिक्स करेंगे तो वो इसमें डाल देंगे। ये मैंने ऑलरेडी तैयार कर दिया टाइम बचाने के लिए। ठीक हो गया, ये हमने मिट्टी जो है वो तैयार करके रखी हुई है। और अब आपने बताया कि आप आज क्या चीज ग्रो कर रहे हैं, क्या आप बो रहे हैं? एक तो हमारे पास बीज है, ये पालक का बीज है, ये धनिया का है, और ये सफेद मूली का है। ठीक है, पालक का बीज, धनिया का बीज और सफेद मूली का बीज। ये बीज आप मार्केट में आराम से आपको बिल्कुल मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक तो हम बीज उगाना सिखाएंगे कि लगाते कैसे हैं इसको, इसकी साइंस हम सीखेंगे। दूसरा, ये आपके सामने पनीरियां पड़ी हैं, ये हरी मिर्च की पनीरी है, ये आप बेहतर समझती हैं, सलाद के पत्ते, ये भी आप पहचानती होंगी, प्याज है, ये बैंगन है, और ये टमाटर है।
टमाटर है। तो अगर हम नर्सरी से जाके पनीरी लेंगे तो हमें इस तरह के छोटे गमलों में लोगों को ये बताएं कि लोग को परेशान हो जाते हैं कि ये आप टमाटर बैंगन अपने घर में ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जितनी भी मौसम सरमा की या मौसम गर्मा की सब्जियां हैं तमाम हम अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने के लिए 6 से 8 घंटे धूप चाहिए, तो आपने ऐसी जगह तलाश करनी है अपने घर में, चाहे वो आपकी रूफटॉप हो, चाहे आपका कोई टेरेस हो या आपके घर में कोई क्यारी हो। क्योंकि आजकल जो है रूफटॉप गार्डन्स का भी बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग जो हैं वो इतने बड़े बड़े घरों में अब रह नहीं रहे हैं, फ्लैट्स में भी रहते हैं, तो उन्होंने अपने ऊपर लगाई होती है, पनीरी लगी होती है, क्यारी लगाई होती है रूफ के ऊपर। मैंने देखी देखिए हमारे पास लॉन्स हो भी ना, बड़ा घर हो भी, तो हम ज्यादातर फूल और घास लगा देते हैं। कुछ हिस्सा जो लॉन का है ना वो हमें डेडिकेट करना चाहिए। अब आज हम कौन से इस पे लगा रहे हैं सीड? अच्छा चले जी, हम पालक लगाते हैं। पालक जी। अच्छा, जब भी आप इस तरह का कोई सीड पैक आपको मिले तो उसको आप नीचे से काटें। उसकी रीजन मैं बताऊंगा। ये जो आपने सारे औजार लगाए हुए हैं, ये औजार कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन से औजार हैं, हम बाद में पूछेंगे, पहले आप लगाएं सीड। ओके, हम इसको काटेंगे और उसके बाद आप जरा सा ऊपर कर दें ताकि नजर आ जाए। हम लोग इस तरह ऐसे जैसे काटने। क्लोजअप दिखाएं जी, हम क्लोजअप दिखा रहे हैं जी। हमने इस तरह जो है ये इसके बीज है। ठीक है। अच्छा, ये पालक के बीज है जी। ठीक है। अब इसको लगाने के 2 तरीके हैं। हाँ। एक उसको कहते हैं पिंच मेथड, यानी कि आप चुटकी पकड़े और इसके अंदर ऐसे दबा दें। अच्छा। और 2-2, 3-3 इंच के फासले पर आप दबाते जाएं। उसकी रीजन ये है कि जब वो बंच निकलेगा तो आप इजीली उसको काट सकते हैं और आगे यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट मेथड, या उसको वैसे स्प्रिंकल कर दें। ये इसके ऊपर आप थोड़े से बीज खुद भी लगाइए। बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि मैं लगाऊं। आप ऐसे ऐसे करके सारे आप स्प्रिंकल कर दें। हाँ जी। ताकि हर जगह जो है आपके टहनियाँ निकलती जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, ये हमने लगा दिया इस पे। ठीक है। अब इसको इक्वली हमने लगाना होता है ताकि हर जगह से, एक जगह से बहुत ज्यादा बीज होंगे तो वहां से पत्ते बहुत ज्यादा निकलेंगे, फिर उसमें प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक ट्रिक है और वो ये है कि अब अगर ये सीड ऐसे भी हम छोड़ दें और पानी लगा दें, ये उग जाएंगे, लेकिन जब उगेंगे तो गिर जाएंगे क्योंकि उसकी जड़ें ऊपर से डेवलप हुई हैं। हाँ। अब इसको कवर करना बहुत जरूरी है। अब इसको दबाने के लिए हम, ये वर्मी कंपोस्ट है, ये चूंकि खुद ही इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। हाँ। तो हम इसकी कोई 1 इंच की ऊपर लेयर डाल। खाद कहते हैं? ये खाद कहते हैं, ऑर्गेनिक खाद। आप ऑर्गेनिक खाद तो भाई जो लोग देख रहे हैं वो खाद अपने माली से मंगवा सकते हैं, किसी भी नर्सरी में जाके बोल दीजिए हमें खाद चाहिए। इसको वर्मी कंपोस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थवर्म से ये बनती है, नेचुरल प्रोसेस होता है इसका। तो ये हमने इसको ऊपर से आधा इंच तकरीबन इसको कवर कर दिया। आधा इंच से थोड़ा ज्यादा, जब पानी लगाएंगे तो वो थोड़ा हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ये जनाब हमने इसके ये हमारे पालक के पत्तों लग गए इधर, पालक के बीज लग गए, ये सब्जी पालक हमने यहाँ लगा दी है। ओके, ये जो मैंने आपको बताया था कि हम इसको नीचे से इसलिए काटते हैं, ये आप किचन से कोई चॉपस्टिक ले लें कोई, और इसके बाद इसको, इसकी पीछे हम लिखेंगे डेट और लगा देंगे। लेट्स से कि आज की कितनी डेट है जी? 27 है या 17 है, सॉरी। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हमें पता चलेगा कि किस दिन हमने ये लगाई थी और कितने दिन के बाद स्प्राउट हुई है, यानी कि फूटी कब है। ठीक हो गया। और ये काम आप अपने बच्चों से कराएं तो बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, उनका भी कॉन्सेप्ट आएगा किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग है इतनी खूबसूरत चीज। अब दूसरी चीज है ये पनीरी। अगर आप अभी ये पनीरी देखें तो ये चीज का छोटा साइज है, ये हरी मिर्च की है, ये अभी तैयार नहीं हुई ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो इस साइज की पनीरी आपने नहीं लेनी, बड़ी लेनी है। अब ये सलाद पत्ता है, सलाद पत्ता डायरेक्ट भी लग जाता है उसके बीज से, और पनीरी भी इसकी लग सकती है। ठीक है। और ये प्याज है, प्याज की जो पनीरी है इसको कण बोलते हैं, और ये आपको इस हालत में भी बाजार से मिलेगी। हम इसको निकालते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दें, इस तरह निकाल रहे हैं आप। वैसे तो तरीका ये है कि आप इस तरह निकालें और इसके बाद इसको ऐसे प्रेस कर दें, ये सारी पनीरी आपके हाथ में आ जाएगी। ये प्याज जो हम चाइनीज में बहुत खाते हैं। जी बिल्कुल। हमारी कोई भी डिश जो है इस प्याज के बगैर अधूरी अगर हम चाइनीज बना रहे हैं। और ये महंगे भी बड़े होते हैं। महंगे भी होते हैं। आई थिंक 300-350 रुपए की छोटी सी गड्डी होती है। घर में प्याज उगाने का फायदा ये है कि जब तक प्याज नीचे तैयार होते हैं ना, आप उसके पत्तों को तोड़ तोड़ के इस्तेमाल करते रहते हैं अपने अंडे बनाने में और ऑमलेट बनाने में। अच्छा जी, ये पनीरी है प्याज की।
ठीक है। अच्छा ये प्याज छोटा है, वो बड़ा प्याज कैसे होगा? ये बनेगा, यही वाला प्याज बड़ा हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ओके, अब अगर इसको जब हम लगाएंगे तो एक चीज का आपने ख्याल रखना है जी। ये जड़ नीचे जाएगी और इसका ये जो इतना छोटा सा प्याज नजर आ रहा है बना हुआ, इसको आपने ऐसे पकड़ के ये दबा दो। अच्छा दबा। अच्छा, अब दूसरी जो पनीरी है उसको कहाँ लगाना है, ठीक। वो ये है कि देखें प्याज ने कल को बड़ा होना है इतना साइज का, तो दैट मीन्स कि जो दूसरी फासले से लगाना है। फासले से लगाना है। हाँ। आप इस तरह से कोई गार्डनिंग टूल भी यूज कर सकते हैं। आपके पास बड़े टूल्स हैं, जी। आप तो बताएंगे कौन सा स्पेड है? हाँ जी, इसको ट्रॉवल कहते हैं या ट्रॉवल ट्रांसप्लांटर भी आप कह सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से भी आप नफासत के साथ इसको लगा सकते हैं। मुझे तो सबसे ज्यादा आपके ना फैसिनेट करें टूल्स। ये पकड़िए आप, यहाँ दरमियान में करें। गुड, एक यहाँ पर, एक ये जगह रह गई। बेहतरीन, ठीक है। ठीक हो गया जी। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट की लेयर डाल देंगे ताकि इसको एक इंस्टेंट जो है ना वो एनर्जी मिल जाए। अच्छा खुराक, प्लांट्स की भी खुराक होती है, बहुत जरूरी है। बात ये कि हम कहते हैं ना हम इंसान ही खाते हैं, ये लोग भी खा के ही। अच्छा इनमें वो भी होता है इनकी जब डेवलपमेंट होती है तो पॉलिनेशन के अंदर भी पूरी केमिस्ट्री है जिसमें इंसानों की है। ऐसा ही है, जिंदा है। पहले बीज होता है, फिर बेबी प्लांट बनता है, फिर वो बड़ा होता है। इसी तरह उसकी खुराक की नीड भी पहले बेबीज वाली प्लांट्स के अंदर बिल्कुल भी ऐसा आता ही है होता इस तरह। क्योंकि मैंने एक दिन ना खोल के, जब आपके साथ मैं प्रोग्राम्स कर रही थी ना, तो मैंने खोल के पढ़ा, मैंने कहा तो पूरी जैसे इंसानों की एक पूरी केमिस्ट्री है, ह्यूमन बीइंग्स डेवलप होते हैं, एक बेबी बनता है, उस तरह प्लांट्स की भी इनकी अलग दुनिया है। एक रिसर्च है नासा की और उसमें उन्होंने बताया कि इनकी जो रूट्स होती है ना दरख्तों की, उनकी नीचे कॉलोनीज होती हैं और कम्युनिटीज होती हैं, वो एक दूसरे को न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं। देखो इनमें भी एक लाइफ है, इसका मतलब है। अच्छा जी, अब लगाना है पानी। पानी जब भी लगाएं, आपने इतना खूबसूरत वो जो पकड़ा हुआ है ना, शावर के साथ लगाएं, क्योंकि किसी तेजदार आले के साथ लगाएंगे तो जो बीज हमने लगाए वो बाहर आ जाएंगे। दिखाएं पानी कैसे लगाना है। अच्छा सबसे खूबसूरत चीज इस ग्रो बैग की है कि पानी नीचे नहीं आता। पानी नीचे नहीं आता, ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर प्रूफ नहीं होता। ये ब्रीदेबल इसकी स्किन है। आप यूं समझ लें सादा ज़बान में कि जो मिट्टी और जड़ें हैं वो सांस भी लेती रहती हैं और एक्सेसिव वाटर जो है वो नीचे ड्रेन हो जाता है। ठीक है, ओवर वाटरिंग नहीं हो सकती इसको। अच्छा अब आपने लगा के अब इसको रखना जी, जब आपने इसको लगा लिया पानी तो इस थोड़ा वाटरिंग करनी है। आपने देखा कि जब हम लगा रहे थे तो मिट्टी हल्की सी नम थी, तो वो नमी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हमने अभी ये देखें इसके ऊपर बीज आ गए, कुछ बीज आ गए, और अगर इस तरह के बीज आ जाए तो उनको कवर करना बहुत जरूरी है। अच्छा फिर आप वो खाद से हम इसको इसी खाद से या मिट्टी हल्की सी जो हमने तैयार करके रखी है तो वो ऊपर डाल के इसको कवर कर देंगे अच्छी थॉरो वाटरिंग के बाद। अब रखना कहाँ पर है, देखें कोई भी सब्जियां हैं उसको ग्रो करने के लिए जिसका फल और फूल होता है, सनलाइट चाहिए, उसको 6 से 8 घंटे धूप चाहिए और उसके बाद आप साइड पे कर दो। आपने उसको उठा के, ये देखें ना ग्रो बैग की अच्छी बात यह है कि आप इसको उठा के इजीली मूव कर सकते हैं, ये मूवेबल है। तो आप इसको ऐसे स्पॉट पे शिफ्ट कर दें जहां पर 6 से 8 घंटे। अगर आप इसको कंटिन्यूअसली धूप पे रखेंगे तो जल नहीं जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, धूप तो चाहिए उसको, फोटोसिंथेसिस के लिए धूप 6 to 8 hours, not more than that। सारा दिन भी मिले तो इट्स ओके। देखिए खेतों में सारी सब्जियां उगरी होती है, उनको कौन साया देता है? कौन साया देता है? सारा दिन धूप लगती है, तो जितनी मैक्सिमम धूप है, जब हम 6 से 8 घंटे कहते हैं तो मिनिमम 6 से 8 घंटे चाहिए। तो इसके ये हमने 2 जो है प्लांट्स आज बनाए हैं, और एक तो हमने प्याज उगाया है, एक हमने पालक उगाई है। इसी तरह अगर टमाटर की पनीरी है तो वो भी इसी तरह आप निकाल के ये एक, अगर टमाटर लगाना है तो ये 12 इंच का गमला है, इसके दरमियान में आपने एक प्लांट लगाना है। ये इस वक्त तो छोटा सा लग रहा है क्योंकि टमाटर तो काफी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बेल वाला टमाटर भी होता है और झाड़ी वाला भी काफी सारा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए इस साइज का इसको ग्रो बैग चाहिए। और अगर आपने बैंगन लगाना है तो उसकी भी पनीरी इसी तरह आप निकालेंगे एक, और इसी तरह दरमियान में लगा देंगे, ये तरीका होता है। ये कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो पनीरी से लगती हैं, यानी कि ये जब आप इसकी बीज से नहीं लगती, बीज से डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, लग तो सकती हैं लेकिन इसको तैयार जल्दी हो जाती है, टाइम बच जाता है। बच्चे आलू पूरा पकड़ के अंदर, जी बिल्कुल आलू ही लगता है, वो आलू ही बीज होता है, आलू बीज होता है। ठीक है, तो ये ऐसी सब्जियां हैं ये जो हमारे सामने पड़ी हुई हैं,
ये वो है जब इनको आप निकाल के इसकी जड़ नंगी भी हो गई है तो ये खराब नहीं होती है, तो इनको पनीरी से हम लगा सकते हैं। ये सारी पनीरियां आजकल आपको नर्सरीज पे अवेलेबल है, दस्तयाब हैं। बिल्कुल ठीक है। दस्तयाब। अच्छा ये बता दें कि एक जो प्लांट है ये बीज के साथ ही कितने पैसों में लग जाता है? अब देखें, अगर ये 250 रुपए का ग्रो बैग है, हाँ। लेट से, और आपको ये अगर 50 रुपए का गमला मिल जाता है पनीरी का, तो 300 रुपए हो गए। 300। और अगर आप 100 रुपए की ये प्लेट लगा लें, हाँ। 400 रुपए हो गया। हाँ। जो इसमें से आपको प्याज मिलेगा ना वन टाइम, वो मेरा हाल है उसकी 400 से ज्यादा आपको वैल्यू होगी। और कितना प्याज प्लस होता है कि आप देख लेना, ये हमने लगा दिए, देखें हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 10 दाने हमने लगा दिए। हाँ। और अगर 10 होंगे 1.5 किलो। 1.5 किलो। हाँ, 1.5 किलो आप प्याज। बेहतर समझती। 400 रुपए में 1.5 किलो प्याज। अच्छा, ये प्याज हमने फर्स्ट टाइम ले लिए, हाँ। लेकिन ये जो आपने मिट्टी और ग्रो बैग और प्लेट पे पैसे लगाए थे, ये 5 साल चलेंगे। हाँ, यानी इसमें और लगा दें। यानी कि 10 सीजन की सब्जी आप इसमें लगा फिर सकते ये हैं। कि ये खा के ना बीमार होंगे, आपको पता होगा जी। इसमें पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं है, इसमें गंदा पानी नहीं है, और बहुत सी चीजें आप देखा है सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं कि ये सब्जी मत खाएं, इसके ऊपर ये है, ये आलूदा सब्जी है। स्ट्रॉबेरीज के ऊपर बहुत से मसाइल शुरू हो जाते थे कि पेस्टिसाइड्स होते हैं और बहुत से मसाइल होते हैं, मगर हमने सोचा कि हम आपको बताएं कि आपने पेस्टिसाइड्स फ्री और कोई भी केमिकल फ्री सब्जी ऑर्गेनिक अपने घर में कैसे जो है वो उगानी है। स्ट्रॉबेरी भी लगा सकते हैं आजकल अच्छा, इन्हीं ग्रो स्ट्रॉबेरी का बैग्स के सीजन है अंदर। जी, वैसे। बेहतरीन सीजन स्ट्रॉबेरी का सीजन है, तो स्ट्रॉबेरी क्या लगाने के लिए आपको सीड चाहिए? स्ट्रॉबेरी भी पनीरी से लगती है, उसकी पनीरी को स्ट्रॉबेरी के रनर्स बोलते हैं। वो आजकल से मिलना शुरू हो जाती है, दिसंबर तक मिलेगी, और वो आप लगा सकते हैं। इस साइज के ग्रो बैग में 5 पौधे आपके आसानी से लग जाएंगे और स्ट्रॉबेरी साइडों पे लटकी तो होगी। और कितने दिनों में हम ये प्याज और ये पालक खा सकते हैं? जो प्याज है, देखें ये अभी स्टार्ट ग्रो होना शुरू हो जाएगा, तो इसके पत्ते आप खाते रहे। ये तकरीबन 5.5 से 6 महीने की फसल है। और जो टमाटर है, जो पालक है जो हमने लगाई है, ये 30 दिन के बाद हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगी। टमाटर इस तरह 3 महीने ले जाता है। अच्छा, टमाटर और फिर बाकी ये 10-10 दिन जी, तकरीबन 10 दिनों में होती है। अच्छा, ये तो हमने बताई ना कि वेजिटेबल्स के हवाले से, लेकिन अगर फलों की बात करें तो फल जो हैं वो फिर हम कौन कौन से आजकल कर सकते हैं? देखें, अगर तो आपके पास ज़मीन है, घर में क्यारी है या लॉन है, तो उसके अंदर आप तमाम फलों के दरख्त भी लगा सकते हैं। आम से लेके जामुन, सिट्रस के तमाम प्लांट्स लगा सकते हैं, जितने अवेलेबल आपको मार्केट में तकरीबन लग जाते हैं। और अगर आपके पास जगह नहीं है और ग्रो बैग्स में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़े साइज का ग्रो बैग मिल जाता है, काफी बड़ा होता है, जिसके अंदर आप घर में लेमन लगा सकते हैं, आप उसके अंदर गुआवा लगा सकते हैं, अमरूद जो है, सिट्रस लगा सकते हैं, इसी तरह आप आड़ू और इससे मिलते जुलते जो मीडियम साइज के दरख्त बनते हैं वो लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच जावेद इकबाल साहब। आप आते हैं तो वाकई कहते हैं कि सरसब्ज़ो शादाब हमारा सेट हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि वाकई हम किसी नेचर के करीब हैं, और वाकई ये नेचर से एक रोमांस का भी बेहतरीन तरीका है जिन्होंने अपना कहते हैं ना कि किल करना है टाइम, या जो लोग बिल्कुल रिटायर हो चुके हैं तो उनकी बेहतरीन हॉबी ये है कि वो इस किचन गार्डनिंग को फ़रोग़ भी दें और लोगों तक आगाही भी दें। तो व्यूअर्स, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बिल्कुल एक पॉजिटिविटी लेकर आता है, और हमारे कौन से कंटेंट मज़ीद देखना चाहते हैं तो ये भी आप बता सकते हैं। तो व्यूज़, बात ये है कि हमने आप जो आज जो कॉन्सेप्ट था इसको ज़रूर आप अपनाइएगा। तो कल मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए गेस्ट के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।